हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक थ्रस्ट रेलवे में स्वागत है। फिज़िक्स में गति के भाग को देखेंगे। गति में दो राशि है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल एक परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशि है। विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी भी अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि, ये सभी सदिश राशि है। दूरी, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड, ये इसका SI मात्रक है। वेलोसिटी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। मंदन किसे कहते हैं? यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, इसे ही मंदन कहते हैं। प्रक्षेपीय गति, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं। परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेपीय पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला। प्रक्षेपीय गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है।
प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तय फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेपीय कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेपीय पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। अब देखेंगे कोणीय गति। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे एक कण का कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग ओमेगा है और ओमेगा बराबर थीटा बटा टी होता है। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n हो जाता है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि इंटू n मतलब 2 पाई r n होता है। इसे कहते हैं रेखीय चाल। तो रेखीय चाल है 2 पाई r n, यह है रेखीय चाल। पाई r n, सो 2 पाई n हो गया ओमेगा, तो ओमेगा इंटू r हो गया रेखीय चाल। ओमेगा है कोणीय चाल और r हो गया हमारी त्रिज्या। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। अब हम देखेंगे न्यूटन की गति नियम को। न्यूटन की गति नियम भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा क्या है? बल की परिभाषा वह है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं।
कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के। न्यूटन के गति नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अब हम देखेंगे न्यूटन की द्वितीय गति नियम को। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है व संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma होता है, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसे ही न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसा बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल होता है, उसे ही संवेग में परिवर्तन कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अब हम देखेंगे अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F mv² डिवाइडेड बाई r होता है। F mv² डिवाइडेड बाई r होता है। अब हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल। न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिसे परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है, जैसे कि कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध के मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है, जैसा मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाली इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बल आघूर्णन, बल द्वारा एक पिंड की एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्णन कहते हैं। किसी अक्ष के परितः
एक बल का बल आघूर्णन उस बल के परिणाम तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्णन T बराबर बल गुना आघूर्णन भुजा। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन। यह बल आघूर्णन के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनतल, स्क्रू जैक आदि। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित दिशा के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं: आलंब, आयास और भार। आलंब जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। आयास उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के 3 प्रकार हैं: प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो हम देखेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F व आयास E के बीच में भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, भार W के बीच में आयास E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तृतीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण है चिमटा, मनुष्य का हाथ। गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरीमुखी बल लगातार लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन के 3 प्रकार हैं: स्थायी, अस्थायी तथा उदासीन। स्थायी संतुलन यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्ण स्थिति में आ जाए तो ऐसे संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलनावस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्वीय केंद्र G उसकी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। स्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला शर्त है वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। दूसरी शर्त है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा
वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। ये हमने गति के भाग को देखा है। आगे के टॉपिक को देखने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।